हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने आपका जो पाठ्य पुस्तक है शी मुशी उसके पहले पाठ पर और पहले पाठ के भी देखिए हमारे अनुवाद हो चुके हैं, अभ्यास हम करवा चुके हैं, अन्वय भी आपको करवा दिए हैं कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र में अन्वय पूछे जाते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि भाव लिखने के लिए आ जाता है भाव लेखन। भाव लेखन का मतलब क्या होता है? भाव का अर्थ होता है अर्थ बताना। कैसा कि हमारा जो श्लोक है वो आपको क्या बताना चाह रहा है ना, उसका अर्थ क्या है या उसको वो जो कह रहा है वो सही बात क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, उसको हिंदी में नहीं लिखना है, इसका हमें भावार्थ हिंदी में नहीं करना है, उसको हमें संस्कृत में ही उसका भाव लिखना है। तो क्या लिखा होगा कि निम्न श्लोकानि पठित्वा, निम्न श्लोकों को पढ़कर आप भाव लेखनम कुरुत, भाव का लेखन कीजिए। ये श्लोक लिखे हुए हैं, इसका आप भाव लेखन। अच्छा, अगर यहां पर लिख दिया जाए कि निम्न श्लोकानि पठित्वा भाव लेखनम, अब यहां लिखा हुआ हो अगर हिंदी भाषायाम, यदि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी भाषायाम तो आप हिंदी में लिख लेना। हिंदी में अर्थ हमने अनुवाद जहाँ करवाए हैं वहाँ पर नीचे आपके सब हिंदी में अर्थ लिखे ही हुए हैं, भावार्थ लिखते चले आ रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है लिखा हो आंग्ल भाषा में भी हो सकता है कि आपको इंग्लिश में भी लिखना हो, कह सकते हैं कि, और यहाँ पे लिखा होगा वाह का अर्थ होता है या। भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो उन्हें अगर इसका हमने हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करवा दिया, इसका अनुवाद आपको करवा दिया, हो सकता है कि उन्हें उसको हिंदी में लिखने से ज़्यादा अगर इंग्लिश में लिखना सही लिखे तो भाई आप हिंदी देख लीजिए, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आंग्ल भाषा में भी वो कह देते हैं कि हिंदी या आंग्ल भाषा में लिखिए। तो भाई जिसका जो मीडियम है वो अपने उस हिसाब से लिख सकता है। हिंदी के हमने करवाई दिए हैं और भाई इंग्लिश में उनको ट्रांसलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपनी 2-2 3-3 लाइनें होती हैं। और यदि अगर उसमें भी अगर आपको परेशानी आए, देखिए आप जब तक हमें बताएंगे नहीं, हमें यहाँ तो हम उस तरह से पढ़ाते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हम सोचते हैं कि परेशानियाँ यहाँ आएंगी उसको हम सॉल्व कर दें, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी हमें बतानी पड़ेंगी। भाई कमेंट कर दीजिए, इसीलिए देखिए सुविधा है अपने पास, कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कि मैम इसका आप इंग्लिश में भी हमें ट्रांसलेशन करवा दीजिए। तो हम एक दिन है ना आपको सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपन करवा सकते हैं, बशर्ते आपको भी थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, है ना, आपको भी उसको हमें सहायता करनी पड़ेगी। हमें कैसे पता कि आपको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं या नहीं। तो अभी तो हम आपको क्या करवा रहे हैं, इसमें भाव लेखन में आपको संस्कृत में ही अर्थ बताए देते हैं। कैसे, हमने पहले अपन इसका अर्थ तो पढ़ चुके हैं, क्या है कि यहाँ से हम शुरू करते हैं, अन्वय जैसे हमने किया था वैसे ही अब हम आपको इसका अर्थ बताएंगे कि अये वाणी अरे सरस्वती नवीन वीणाम निनादय, कह रहे हैं नवीनाम नई वीणा को निनादय बजाइए। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कैसा ललित नीत लीनाम गीतम मृदुम गाय, यानी गीत वो भी कैसा प्यारे कह रहे हैं, ललित नीति से लीन गीत को मधुर गाइए, ठीक है। फिर क्या कहा उन्होंने कि यह वसंते, इस वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, जो कहाँ पे कह रहे हैं सरसा रसाला लसंती है, यानी इस वसंत में, यह जो यहाँ पर एक हमारा अव्यय छुपा हुआ है, इसका अर्थ होता है यही, का अर्थ हुआ यहाँ या यह या इस, ठीक है। यही का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा इस वसंत में जो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला है, यानी मीठी मंजरियां पिंजरी की जो पंक्तियां हैं वो कैसी हो रही हैं, सरस रसालों पर लसंती यानी शोभित हो रही हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर कहा जाता है, फिर कह रहे हैं कि जो ललित कोकिलाएं हैं, यानी जो मन को अच्छी लगने वाली कोयलें हैं, उनकी काकली नाम, उन कोयलों की ध्वनि, उनकी कोयलों की मीठी ध्वनि समूह में शोभित हो रही है, अच्छी लग रही है।
ये इसका क्या हुआ, हिंदी अर्थ हुआ। अब हम देख लेते हैं इसका हम संस्कृत में ही भावार्थ क्या लिख सकते हैं कि अस्य श्लोकस्य भावो अस्ति, इस श्लोक का भाव है कि हे सरस्वती देवी अस्मिन वसंते। अब यहाँ लिखा था इहि वसंते, तो उसी को हमने इहि को कर दिया साधारण जो हमारी सरल भाषा में उसको कह दिया अस्मिन वसंते, यानी इस वसंत में जो मधुर मंजरिणी यानी जो मधुर मंजरियां हैं, जो पीता, अब जो पिंजरी लिखा था उसको पीला अर्थ कर दिया। भाई कुछ वैसे ही का वैसा उतार दोगे, फिर आपने क्या किया, फिर उसमें क्या परिवर्तन किया, इसलिए थोड़ा सा जो पीला शब्द था उसको हमने कह दिया पीली। जो मधुर मंजरियां हैं आम्र वृक्षाणाम, यानी आम के वृक्षों की जो पीली मंजरियां हैं, माला, उनकी माला शोभिता भवंती, शोभित होती हैं। ठीक है, अब कहते हैं सह अइव, यानी और सह ही, साथ ही, मनोहार नाम, मनोहारी, कौन, काकली नाम, यानी कोयलों की, काकली नाम क्या करती है, जो मीठी ध्वनि है, शोभा युक्ता, शोभा युक्त हो रही हैं, कहाँ पे, कोकिला समूह, कोकिला समूह का जो काकली नाम, उनका समूह का जो गान है, या कहें कि उस संग में जो कूज रही हैं, या साथ में एक साथ में कोयलें जब बोल रही हैं, अपि शोभन्ते, और भी शोभित हो रही हैं। एक तो आम्र वृक्ष की मधुर मंजरियां शोभित हो रही हैं, अपि क्यों लगा दिया, भी के लिए, कि कौन, और भी कौन हो रही हैं, साथ ही मनोहारी, यानी मन को अच्छी लगने वाली। अब जो ललित शब्द था उसका हमने क्या लग दिया, यहाँ पे समानार्थी शब्द लिख दिया कि साथ ही मनोहारी, जो ललित शब्द है इसका समानार्थक लिख दिया मनोहारा नाम, यानी मनोहारी क्या, काकली नाम, जो कोयलों की समूहों का, शोभा युक्त, शोभित हो रहा है क्या, कोकिल समूह, अपि शोभन्ते, यानी जो उनकी ध्वनि है वो कोयलों के समूह की ध्वनि भी शोभित हो रही है। तब इसका अर्थ आ जाएगा अतः हे वाणी शारदे, हे हमारी सरस्वती, तुम ललित नीति लीनाम, आप क्या कीजिए, ललित नीति से युक्त जो गीत है मृदु गाय, मधुर गाइए, और नवीनाम वीणाम च निनादय, और नवीन वीणा को बजाइए। तो इस तरह से हमने शुरू किया कि पहले हमने कहा कि इस वसंत में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हे देवी आप क्या कीजिए, अपनी नवीन, पहले आप क्या कीजिए, ललित नीति गीतम को मधुर गाइए, और क्या कीजिए, बोले अपनी नवीन वीणा को बजाइए। तो ये इसका भावार्थ हो जाएगा। ठीक है, लीजिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, देखेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हीं के शब्दों के कुछ शब्दों के समानार्थक ले लिए, जैसे ललित का ले लिया मनोहारी, है ना, मनोहारी शब्द ले लिया। ऐसे ही पीले शब्द के लिए हमने क्या कह दिया, पिंजरी की जगह हमने क्या कह दिया, पीतहा कह दिया, है ना। और जो माला थी भाई वृक्षों की माला कह दिया हमने, उसको थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, और बाकी का हमारा वैसे ही हमारा भाव का अर्थ बन गया। ठीक है, यानी अब ये थोड़ा सा कठिन भाषा में रहता है, उसको हमने सरल भाषा में लिख दिया, वही हमारा क्या हो गया, भावार्थ हो गया। यानी जो हमारा श्लोक था उसका भाव क्या था, उसका अर्थ क्या था। तो अब हम अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ है वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, बहती है मंद मंद सनीर, यानी जल से युक्त क्या, समीर, हवा, कहाँ पर बहती है, कहते हैं कालिंद आत्मजायास सवा तीर नीरे, सवा नीर तीरे, यानी सवा नीर के तट पर, कैसा, बेंत की लताओं से जो युक्त यमुना का जो तट है वहां पर सनीर यानी जल से युक्त कैसी मंद मंद समीर बहती है, इसका अर्थ ये निकला। फिर कहते हैं नताम, और क्या कह रहे हैं, झुकी हुई, या इसको सही कर लीजिएगा, ये हमारा लिखा है पंक्तिम, पंग इसमें का अलग यहां से आ जाएगा, पंक्तिम आलोक्य, यानी पंक्तियों को देखकर, किनकी पंक्तियों को देखकर, मधु माधवी नाम, मधु माधव की पंक्तियों को, झुकी हुई पंक्तियों को देखकर आप वीणा बजाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका हमने आपको हिंदी अर्थ बता दिया। अब इसको अगर हमें संस्कृत में इसका भाव बताना है तो हम कैसे बनाएंगे। पहले हम कहेंगे कि कहाँ पर बह रही है हवा, तो अर्थ कहाँ से निकल रहा है कि कालिंद आत्मजाया, कालिंद आत्मजाया का अर्थ क्या हुआ, कालिंदी, यानी कालिंद की आत्मजा, आत्मजा को किसको कहा जाता है, पुत्री को। तो कहा कि कालिंद की पुत्री यानी सूर्य की पुत्री कौन, यमुना, यमुना के क्या, सवा नीर तीरे,
बेंत का की जहां लताएं हैं उस तट पर क्या होता है, सनीरे यानी नीर से युक्त मंद मंद समीर बहती है। अब इसको संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे कि यमुनायाह। अब कालिंद आत्मजायाह जो शब्द है यहां पर भी देखेंगे, देखिए जब हम इसको लिख रहे हैं भावार्थ को, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, विभक्तियों को कैसे देखते चलना है कि जैसे यहाँ लिखा कालिंद आत्मजायाह। अब यहाँ देखिएगा जो सवा नीर तीर है वो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे विसर्ग था और आगे ये शब्द था, तो उसको जोड़ने के लिए विसर्ग का लोप किया और संधि करने के बाद सत्व संधि के नियम के अनुसार यहाँ स लगा दिया। अगर इसको विग्रह करें, अगर अलग अलग करें तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कालिंद आत्मजायाह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बन जाएगा, जिसमें षष्ठी विभक्ति क्या चिन्ह बताती है, काकी के। तो अब इसी का हम एक सरल नाम लिखे देते हैं। क्या कहा कि जैसे कालिंद आत्मजाया, अब हमने बता दिया कालिंद आत्मजाया किसको कहा जाता है, यमुना को। तो अब हम यमुना, जहां पे यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति लगाई थी, तो यमुना शब्द में भी षष्ठी विभक्ति लगा के हम लिख देंगे यमुनाया। फिर क्या लिख दीजिए, सवा नीर तीरे, उनके बेंतों की लताओं के तट पर, ठीक है, क्या होती है, सनीरे यानी नीर से युक्त, जल से युक्त। तो इसको हमने जल से युक्त को भी हमने क्या बना दिया, एक उसका सरल अर्थ बना दिया कि जल बिंदु भी, यानी जल बिंदुओं के द्वारा पूरित, जल बिंदुओं के द्वारा जो भरी हुई है पूर्ण जो वायु है, वायु कैसी होती है, मंद मंदम वहती, मंद मंद वहती है। देखिए इन्हीं शब्दों के हम सरल अर्थ समानार्थक शब्द लगाकर उसका भाव लिखते जा रहे हैं, कहीं अलग से कुछ लिख रहे हैं, नहीं लिखना है। फिर कहते हैं सति पुष्पये नताम, स अति, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पुष्पये यानी पुष्पों के, कौन से पुष्प, झुके हुए पुष्प, कैसे, मधु माधवी नाम, मधु माधव की जो पुष्प हैं वो कैसे हैं, झुके हुए पंक्तियों को दृष्टवा मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, ठीक है, झुकी हुई पंक्तियों को अब क्या है, अवलोक्य यानी देखकर, उसी का एक और समानार्थक हो गया दृष्टवा यानी देखकर, ठीक है, उन्हीं को देखकर आप क्या करिए। अब इसके बाद हमारी कहाँ से जुड़नी थी, हमारी पहली लाम निनादय, यहाँ से लिखा हुआ है ना निनादय, निनादय यानी बजाइए, और फिर इसके बाद हमारी पहली लाइन आ जाएगी निनादय। किसके बारे में बताया, नवीनाम, नवीनामये वाणी वीणा, वही लानी, यानी हमारी हे वाणी, हे शारदे आप नवीन वाणी वीणा को बजाइए, ठीक है। तो ये तो हमारा जैसे अन्वय में हम लिखते हैं सही करके, वैसे ही हमने सही क्रम में उसको लिख दिया। भावार्थ हो गया, ठीक है। भावार्थ भी अगर ज़्यादा आपको नहीं आ पाए कि संस्कृत का हम संस्कृत में ही कैसे करें, तो क्या करेंगे आप, देखिए बता रहे हैं हम आपको क्या करना है, कि जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं अन्वय पहले हमने जो आपको बताया है कि कैसे करना है, आपको क्रम में लगा देना है ना। ये जो हमारे जो पद्यांश दिया हुआ है इसको पहले तो अपन क्रम में समझ लीजिए, अर्थ समझ के कि भाई इसका पहले हमें कौन सा शब्द लाना है, दूसरा कौन सा लाना है, तीसरा कौन सा लाना है, ऐसे पहले नंबरिंग करके कर लीजिए कि जैसे हमने कहा पहले नंबर पे हमें ये लाना है, दूसरे नंबर पे ये लाना है, कि इसके किनारे पर कैसे कह रहे हैं, जल से युक्त, जल से युक्त क्या, मंद मंद वायु और बहती है। तो इनको एक लाइन में लिख लीजिए। उनमें भी अगर आपको उनके कुछ भी थोड़े से समानार्थक शब्द मिल जाए, जैसे तीर को आपको पता है कि तट कहा जाता है, तीर का अर्थ क्या होता है, तट कहा जाता है। समीर को वायु भी कहा जाता है ना, समीरे, तो अब इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है तो वायु का भी सप्तमी विभक्ति का अर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए इन्हीं के थोड़े से समानार्थक शब्दों को हम अपने भाव में भी लिख सकते हैं। ये हम आपको थोड़ा सा तरीका भी बताते जा रहे हैं कि अपन को हर चीज रटनी ना पड़े, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि ललित पल्लवे, ललित का अर्थ क्या होता है, मन को अच्छे लगने वाला। ध्यान कर लीजिए कि ललित शब्द को कभी भी आप मनोहारी शब्द में भी परिवर्तित करके लिख सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजय, पुष्प पुंजे यानी जो खिली हुई, ललित मन को अच्छी लगने वाली खिली हुई जो पुष्प हैं, पत्तियां हैं, उनके पुंज कैसे लग रहे हैं, मलय मारुतो चुंबिते, यानी मलय मारुत यानी
चंदन से लिपटी हुई जो वायु है वो मंजू कुंज को क्या कर रही है, मंजू कुंज यानी जो उधर का वातावरण है उस कुंज को, उस स्थान को शोभित कर रही है। अब कहते हैं स्वनंतीम तंतिम प्रेक्ष्य, स्वनंतीम गुंजार करते हुए, किसको, पंक्ति को देखकर, मलिन अमली नाम, कह रहे हैं मलिन यानी जो काले रंग के भौरे हैं उनके, अब इसका अगर हम सही अर्थ निकालें, वाक्य अगर सही बनाए तो क्या होगा कि काले रंग के जो भौरे हैं उनको, उनकी जो स्वनंतीम यानी जो ध्वनि कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, उनकी पंक्ति को देखकर आप वीणा बजाइए। फिर हमारा वही आ जाएगा, हे वाणी शारदे त्वं नवीनम वीणा निनादय, आप नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, तो अब इसका अपन भाव लिखना शुरू करेंगे। तो कैसे कहेंगे, यत यानी जहां, कहेंगे जब, यत यानी कि, ठीक है, क्या हो जाएगा कि मलय पर्वतात यानी मलय पर्वत से, कह रहे हैं पर्वतात आगतई पवनई, अब कह रहे हैं मलय मारुतो चुम्बिते पवनई चुम्बितेषु, क्या कर रही है वो, ललित पल्लवानाम वृक्षेषु, ललित पल्लव के जो वृक्ष है, ललित पल्लवित वृक्षों पर, पुष्प पुंज भी सुंदर कुंज में क्या कर रहे हैं, उन पर क्या हो रहा है, कृष्ण भ्रमरणा नाम गुंजायमाना, और उन गुंजायमान पंक्ति को देखकर हे वाणी शारदे त्वं नवीन वीणाम निनादय। तो इन्होंने ये बता दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक दूसरा मलय शब्द क्या हुआ, चंदन, मारुतो चुंबिते यानी जो हवा है वो चंदन के वृक्षों को चुंबित करके आ रही है। ठीक है, अब इसको अपन एक और जो भाव का अर्थ निकल रहा है वो क्या कहते हैं, मलयागिरी चंदन। सुनिए, मलय जो शब्द है वो कहाँ से बना है, मलयागिरी, मलय का अर्थ वैसे तो होता है देखिए चंदन। ठीक है, अब एक पर्वत होता है चंदन का वृक्ष, उसको मलयागिरी भी कहा जाता है। मलयागिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, यानी जहाँ पे सर्वाधिक उस पर्वत पर क्या पाया जाता है, चंदन पाया जाता है, इसलिए उसको मलयागिरी कहा जाता है। मलयागिरी चंदन बहुत प्रसिद्ध होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने क्या होते हैं, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक भाव का अर्थ अपन ने ये भी बता दिया कि भावो अस्ति यत यानी कि मलय पर्वतात, मलय पर्वत से आई हुई जो पवन है, कैसे, चुंबतेषु चुम्बन करती हुई आ रही है, किसका, मलय का, किसका, चंदन का, वो क्या कर रही है, ललित पल्लव वृक्षेषु यानी जो ललित पल्लवा नाम यानी खिली हुई नई मनु को अच्छी लगने वाली पल्लवित जो वृक्षों पर, पुष्पों पुंजों पर और सुंदर कुंज पर जो कृष्ण भमर हैं यानी जो मलिन अली नाम है, जो काले भौरे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वनंतीत यानी गुंजायमान, ततिम का अर्थ क्या हो गया, पंक्ति को देखकर, प्रेक्ष का अर्थ लगा लिया देखकर, हे वाणी शारदे नवीन वीणा बजाओ। तो अपन ने दो तरह से इसके भाव को भी बता दिया। एक तो हम अगर सिंपल अगर लिखना चाहते हैं, आप पर्वत को भी नहीं बताना चाहते हैं, तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मलय मारुत चुंबिते है ना, मलय जो मारुत है वो कैसी है, चुंबिते, और क्या करती है, ललित पल्लवा नाम वृक्षेषु, उन वृक्षों पर, ऐसे कुंज में जहाँ पे जो हवा चल रही है वो कैसी हो रही है, मलय को यानी चंदन को लिपटा कर चलती हुई। तो एक अर्थ हमारा इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, तो अब आगे और देख लेते हैं अपन। फिर कहते हैं लता नाम यानी लताओं को, का या की, का की के का अर्थ निकलेगा लता नाम में। ठीक है, नाम शब्द कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, जिसमें का की के का अर्थ निकलता है लताओं के। लताओं के कैसे, नितांत शुमम हमेशा जो फूल हैं, कैसे शांतिशीलम शांतिशील रहते हैं, चलेद उच्छलेत चलने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कांत शलिलम शलीलम कांत शलिल लीला से उछलने लगता है, क्यों उछलने लगता है, तब आकर्णे तुम्हारी सुनकर, क्या सुनकर, वीणाम अदीनाम यानी वीणा जो तेजस्वी है उसको सुनकर, और नदी नाम नदियों का। अब नदियों का अर्थ कहाँ से आया, यहाँ से, नदी नाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत यानी नदियों का शांत जल लीला के साथ उछलने लगता है
और लताओं के जो नितांत शांतिशील सुमन हैं वो भी चलने लगते हैं। किसको सुनकर? तब आकर्ण्य, आपकी सुनकर। क्या? वीणा, आपकी अदीनाम वीणा, आपकी तेजस्वी वीणा को आकर्ण्य यानी सुनकर क्या होने लगते हैं? हमारे लताओं के जो हमेशा शांत रहने वाले पुष्प हैं वो भी हिलने डुलने लगते हैं, और नदियों का शांत जल भी क्रीड़ा करके उछलने लगता है। अब इसका हम क्या लिखेंगे? इसी पहले हमने इसका अर्थ सही जान लिया, उसके बाद उसको संस्कृत में लिख दिया। हे सरस्वती मातः तव ओज पूर्णम। अब यहाँ पे जो अदीनाम था उसका अर्थ था तेजस्वी, उसी को हमने ओज पूर्णम लिख दिया कि तुम्हारी ओज पूर्ण वीणा नाद को सुनकर, वीणा की ध्वनि को सुनकर, वीणा नादम श्रुत्वा, श्रु धातु ही इक्त्वा का अर्थ हुआ करके, सुन करके, लतानाम लताओं के, नितांतम शांतिशीलम सुमन। अब सुमन जो शब्द था उसका हमने पूर्ण रूप लिख दिया सुमन। क्या कह रहे हैं? कंपेत यानी चलित, कंपन करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, चलित भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। और नदी नांच, और नदियों के भी क्या? मनोहरम जल, मनोहर जो जल है वो कैसा? उच्छलित, वो भी हमारा इस कांत यानी कांति से युक्त जो सलिल, देखिए कांत सलिलम, जो कैसा है? शांत और सुंदर जो जल है वो भी उछलने लगता है। कह रहे हैं जलम अभी उच्छलित, वो भी जल उछलने लगता है। अतः हे वाणी शारदे त्वम नवीनाम वीणा, नवीनाम वीणाम वादय, नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको उनके भाव बताना है, यानी संस्कृत के ही पद्यों को, संस्कृत के ही अर्थ किस प्रकार से बनाए जाएं उनको भी सिखा दिया है। क्योंकि ये भी श्लोक दे दिए जाते हैं और कहते हैं इसका भाव बताइए, या कह देंगे इसका अन्वय बताइए, तो आप कैसे करेंगे? तो अपन तो हर चीज़ को अपन देख के जो आपके सिलेबस में जिस तरह से आपके प्रश्न पत्र में आता है अपन सारी चीज़ें उनको लेकर चल। ठीक है, तो और अब आपको आगे बढ़ने से पहले अब हम अपना जब अगला चैप्टर शुरू करें उसके पहले हम आपको मैग्नेट ब्रेन्स अपनी वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि अभी तक जो आप यूट्यूब पे सर्च करते थे वीडियोस और उसमें होते हुए भी कई चीज़ें नहीं मिल रही हैं बच्चों को, कहते हैं कि आपने मैम करवाई नहीं है 9th क्लास की ग्रामर। पहले हमने अपना शेमुशी तो बाद में उठाई है, उसके पहले 15 दिन से हम आपको ग्रामर ही समझा रहे थे, है ना, वो पूरी अपनी ग्रामर ही चल रही थी। पहले वो पोर्शन ले लिया, इसके बाद अपन ने चैप्टर शुरू किए हैं। ठीक है, तो अब वो चीज़ें होते हुए भी जो नहीं मिल रही हैं उनको ही सही ढंग से आपको ढूंढने के लिए आपके सामने बहुत अच्छा सिंपल प्लेटफॉर्म बन गया है वेबसाइट हमारी, जो क्या है, आपको क्या गूगल पे जाइए magnetbrains.com लिखिए, इंटर करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा, इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसे क्लासेस दिखने लगेंगे, क्लास 1 से 12th दिखने लगेंगे। इसमें आपको जो क्लास देखनी है उस पर क्लिक कीजिए, ऐसी लिस्ट आ जाएगी सब्जेक्ट की। उनमें भी अगर संस्कृत देखना है तो संस्कृत जैसे क्लिक करेंगे संस्कृत का पेज आ जाएगा। उनमें भी आप देखेंगे कि हर चैप्टर में जितने जितने वीडियो हैं उनकी अपनी अपनी एक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कि संधि प्रकरण के 16 लेक्चर्स हैं, इसको क्लिक करेंगे 16 लेक्चर सामने आ जाएंगे। उसमें भी मान लीजिए दीर्घ स्वर संधि आपने क्लिक की तो आपके सामने वही वीडियो प्ले होने लगेगा। यहीं से इसी के नेक्स्ट पे जाना है तो यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए तो अगले वीडियो पे पहुँच जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो फिर से लिस्ट पे पहुँच जाएंगे। वहीं से दूसरे किसी क्लास पे जाना है तो कोर्स पे जाइए, क्लास पे जाइए, यहाँ क्लासेस दिए होंगे, यहाँ सब्जेक्ट होंगे तो क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए। ऐसी जैसी संस्कृत की प्लेलिस्ट हुई दूसरे सब्जेक्ट की दूसरे क्लासेस की आपके सामने आ जाएगी, आराम से सर्च कर सकते हैं। अब नहीं इतना यहाँ वहाँ कहीं नहीं ढूंढना है कि होती चीज़ें भी हैं, वीडियोस भी हैं आपके लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहे। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर जाके सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से अब हम अपने नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जो हमारा दूसरा पार्ट है स्वर्ण का कह यानी सोने का कौआ। ठीक है, अब उसको हम अपने अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।